जो भी iOS डेवलपर हैं वो यू टेबल व्यू सेल्स को डीक्यू करने वाले इन दो मेथड्स को जरूर पहचानते होंगे। अब देखिए, ये देखने में तो लगते हैं लगभग एक जैसे, पर इनका असर बिल्कुल अलग है। इतनी छोटी सी बात है, पर एक गलती और ऐप क्रैश हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सा तरीका चुने। एक है जो ऐप को सेफ रखता है और दूसरा उसे क्रैश तक करवा सकता है। तो हाँ, ये चुनाव वाकई बहुत मायने रखता है। चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस पुराने तरीके की जो iOS 6 से भी पहले का है। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये एक ऑप्शनल वैल्यू रिटर्न करता है, और सच कहूं तो सारी मुश्किलें यहीं से शुरू होती हैं। ये रहा वो मेथड, DQ रीयूजेबल सेल विद आइडेंटिफायर। ये बिल्कुल ओरिजिनल तरीका है और इसकी उम्र से ही पता चलता है कि ये कैसे काम करता होगा। उस समय API डिजाइन का नजरिया ही कुछ और था। इस पुराने मेथड की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? ये एक ऑप्शनल टेबल व्यू सेल रिटर्न करता है, जिसका सीधा मतलब है कि ये निल भी हो सकता है। और ऐसा तब होता है जब रीयूज करने के लिए कोई सेल मौजूद ही ना हो। अब ये जिम्मेदारी डेवलपर की है कि वो चेक करे कि सेल निल तो नहीं, और अगर है तो एक नया सेल बनाए। और ये रहा वो इफ सेल इक्वल्स निल वाला पैटर्न जो सारी मुसीबत की जड़ है। इसमें ना सिर्फ फालतू का कोड लिखना पड़ता है, बल्कि गलती की गुंजाइश भी हमेशा बनी रहती है। और सोचिए, अगर कोई डेवलपर ये चेक लगाना भूल गया तो ऐप सीधा क्रैश। तो इस पुरानी समस्या का हल क्या है? iOS 6 में एप्पल ने एक नया और कहीं बेहतर तरीका पेश किया जो इन सारी दिक्कतों को एक झटके में दूर कर देता है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो मिलिए हमारे आधुनिक हीरो से, DQ रीयूजेबल सेल विद आइडेंटिफायर फॉर। इस मेथड के नाम में बस एक फॉर इंडेक्स पाथ जुड़ा है, लेकिन यकीन मानिए ये सब कुछ बदल देता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी सेफ्टी और इसकी रिलायबिलिटी। ये मेथड कभी भी कभी भी निल रिटर्न नहीं करता। ये हमेशा एक वैलिड यू टेबल सेल देने की गारंटी देता है। और ये ऐसा कर कैसे पाता है? बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें सेल को पहले से रजिस्टर करना पड़ता है। तो अगर रीयूज के लिए कोई सेल नहीं भी मिलता तो ये उसी रजिस्ट्रेशन की जानकारी का इस्तेमाल करके फटाक से एक नया सेल बना लेता है। और नतीजा? एकदम साफ और सुरक्षित कोड। सिर्फ 2 स्टेप्स, पहले सेल को रजिस्टर करना, फिर उसे DQ करना। कोई इफ निल चेक नहीं, कोई टेंशन नहीं, एकदम सिंपल। ठीक है, अब जब हमने दोनों तरीकों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए इन्हें एक साथ रखकर देखते हैं। इससे जो फर्क है ना, वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो यहां अंतर एकदम शीशे की तरह साफ है। इंडेक्स पाथ वाला नया मेथड iOS 6 के बाद आया। ये नॉन ऑप्शनल है, रजिस्ट्रेशन मांगता है, और इसी वजह से ये कहीं ज्यादा सुरक्षित है। वहीं पुराना मेथड ऑप्शनल रिटर्न करता है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं समझता, और इसी वजह से वो कम सेफ है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? कौन सा मेथड इस्तेमाल करना सही है? इसमें कोई दो राय नहीं है। फॉर इंडेक्स पाथ वाला मेथड ही मॉडर्न iOS डेवलपमेंट के लिए सही चुनाव है। पुराने विद आइडेंटिफायर वाले मेथड से तो बचना ही बेहतर है। सीधी सी बात है, ये आधुनिक तरीका ज्यादा सेफ है, कोड को क्लीन रखता है, और UI किट की जो आज की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके हिसाब से है। इससे कोड को मैनेज करना आसान हो जाता है और रन टाइम क्रैश का खतरा भी टल जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, हमेशा इंडेक्स पाथ वाले नए मेथड का इस्तेमाल करें। दूसरी, सेल रजिस्ट्रेशन को एक अच्छी आदत बनाएं। ये कोई बोझ नहीं, बल्कि एक फीचर है जो भविष्य की परेशानियों से बचाता है। और तीसरी, पुराने तरीके को सिर्फ तभी हाथ लगाएं जब कोई बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट इसकी मांग करे। और अंत में एक सवाल, जिस तरह आज हमने इस पुरानी और नई API के फर्क को समझा, क्या कोड बेस में भी ऐसी ही कोई पुरानी आदतें छिपी हैं जिन्हें अब बेहतर तरीकों से बदला जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। इस विश्लेषण में इतना ही।